हेलो नमस्कार साथियों। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टुडे करंट इन्फॉर्मेशन पर एक बार पुनः स्वागत। साथियों, आज हम कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान का दूसरा मॉडल पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। इससे पहले सामाजिक विज्ञान का पहला मॉडल पेपर और हिंदी विषय का भी एक मॉडल पेपर सॉल्व करवा दिया जा चुका है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए तथा साथ ही बेल आइकन ऑन कीजिए, जैसे आने वाले हर लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो साथियों, शुरू करते हैं आज के सेशन को। तो जुड़े रहिए हमारे साथ अंत तक। तो सामाजिक विज्ञान के आपके खंड ए में पहले एक वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें कुल छोटे-छोटे तौर पर विकल्प वाले 15 क्वेश्चन होंगे। तो पहला क्वेश्चन हम इसमें देख रहे हैं कि 1890 में अफ्रीका में कौन-सी घातक बीमारी पशुओं में फैल गई थी? तो 1890 में अफ्रीका में कौन-सी एक घातक बीमारी पशुओं में फैली थी? तो ऑप्शन है पहला रीड पर पेस्ट, ब है ऑप्शन पशु चेचक, स में काली बीमारी, ड में इन्फ्लुएंजा। तो ऑप्शन ए इसमें आपका राइट है, रीडर पेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो ऑप्शन है प्रथम, द्वितीय, तृतीय, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका राइट आंसर है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा है कि आदि औद्योगिक व्यवस्था पर नियंत्रण था। तो ऑप्शन है सौदागरों का, मजदूरों का, किसानों का और बुनकरों का। तो इसमें आपका राइट आंसर है कि सौदागरों का इस पर नियंत्रण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीन से इटली में वुड ब्लॉक वाली सफाई की तकनीक लेकर आया था। तो मार्टिन लूथर, कोलंबस, मार्को पोलो, वास्को डी गामा। तो चीन से इटली में वुड ब्लॉक वाली सफाई की तकनीक कौन लेकर आया था? तो इसका राइट आंसर है आपके मार्को पोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है? तो भूमि निम्नीकरण का जो मुख्य कारण था वो क्या था? गहन खेती, अत्यधिक सिंचाई, वनोन्मूलन, अति पशुचरण। तो इसका राइट आंसर है आपके अधिक सिंचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के जिस राज्य में स्थायी वनों के अंतर्गत सबसे अधिक अधिक क्षेत्र है वह है पंजाब, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात। तो भारत के मध्य प्रदेश में स्थायी स्थायी वनों के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्र है, तो ये एमपी में है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? एल्युमिनियम, प्लास्टिक, सीमेंट, मोटर गाड़ी। तो इसमें आपका राइट आंसर है सीमेंट कच्चे माल के रूप में सबसे अधिक प्रयोग करता है। चूने पत्थर को कच्चे माल के रूप में सीमेंट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा पतन पूर्वी तट पर स्थित है, जो कि अंतःस्थलीय तथा अधिकतम गहराई का पतन है तथा पूर्ण सुरक्षित है? ऑप्शन है आपके चेन्नई, तूतीकोरिन, पारादीप, विशाखापट्टनम। तो इसका राइट आंसर है आपके विशाखापट्टनम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? ऑप्शन ए में 1948, बी में 1949, सी में 1950, डी में 1951। तो आपका राइट आंसर है 1948 में श्रीलंका एक स्वतंत्र राष्ट्र बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संचार विषय किस सूची में शामिल है? तो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, इनमें से कोई नहीं। तो संचार विषय आपके संघ सूची में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किन देशों में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं को भागीदारी का स्तर सबसे ऊंचा है? तो महिलाओं की भागीदारी का स्तर किस देश में सबसे ऊंचा है? सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी का जो स्तर है वो आपके स्कैंडिनेवियन देश में सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस देश में एकलीय व्यवस्था है? संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, ग्रेट ब्रिटेन, चीन। तो आपके इसमें राइट आंसर है जो है चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसमें विकसित देशों के जीडीपी में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का होता है? तो जीडीपी में आपका सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो आपके ऑप्शन इसका है राइट से कि तटीय क्षेत्र का इसमें सर्वाधिक योगदान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में करेंसी नोट जारी करने का कार्य कौन करता है? तो भारत में करेंसी नोट के लिए राज्य सरकार, केंद्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो कार्य करता है नोट जारी करने का, तो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई इसको जारी करती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुराष्ट्रीय कंपनियों का उद्देश्य है। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों का उद्देश्य क्या है? लाभ अर्जित करना,
व्यापार को विदेशों में फैलाना, अपने सामान व सेवाओं को विदेश में बेचना, उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन ड है जो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जिसमें पहला क्वेश्चन है, ऐसा व्यक्ति जो रेशों के हिसाब से ऊन को स्टेपल करता है या छाँटता है, तो उसे क्या कहा जाता है? स्टेपलर कहा जाता है। यहाँ पर ये आपका रिक्त स्थान था जिसमें ये विकल्प भरा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चर्मपत्र या जानवरों के चमड़ों से बनी लेखन की सतह है वो वेलम कहलाती है। ये यहाँ पर खाली स्थान में भरा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि महिलाएं डैश डैश कार्य करती हैं तो घर और समाज में उनका आदर बढ़ता है, तो इस डैश में आपके वेतनभोगी भरा गया। वेतनभोगी कार्य करती है तो उनका समाज और घर में आदर बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयात पर कर व्यापार अवरोधक का एक उदाहरण है, तो इसमें आपके व्यापार अवरोधक भरा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिकतर लोग आमतौर पर राजनीतिक दलों के बारे में कैसे विचार रखते हैं, तो खराब विचार रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकतांत्रिक सरकारों में फैसले लेने में तानाशाही की तुलना में ज़्यादा समय लगता है। और अगला क्वेश्चन है इसमें कि बांध के जलाशयों में तलछट जमा होने से वे बाढ़ आने का कारण बन जाते हैं, तो ये इसका रिक्त स्थान था। तो साथियों, हमने रिक्त स्थान को आपको अच्छे से हाईलाइट करके बताया। ठीक इसी प्रकार हम तीसरे क्वेश्चन की ओर रुख करें, जिसमें आपसे अति लघुत्रात्मक क्वेश्चन पूछे गए हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन है कि गांधी जी के नेतृत्व में चलाए गए 2 प्रारंभिक सत्याग्रह आंदोलनों के नाम लिखिए। तो इसमें आपके पहला आंदोलन था खेड़ा आंदोलन और दूसरा अहमदाबाद आंदोलन। और दूसरा क्वेश्चन है इसमें जेम्स वाट ने अपने भाप के इंजन को कब पेटेंट कराया था? तो 1871 में जेम्स वाट ने अपने भाप के इंजन को पेटेंट कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किन 2 बंदरगाहों से विदेश के साथ व्यापार चलता था? तो सूरत और हुगली बंदरगाह से विदेश व्यापार होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेल्जियम में वर्तमान में कौन सी शासन प्रणाली है? तो बेल्जियम में वर्तमान समय में संघात्मक शासन प्रणाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रम के लैंगिक विभाजन से क्या आशय है? तो काम के बंटवारे का वह तरीका जिसमें घर के अंदर के सारे काम परिवार की औरतें करती हैं और बाहर के काम पुरुष। ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षेत्रीय दल क्या है? तो इसका आंसर है कि संघीय इकाइयों में से सिर्फ एक इकाई में अस्तित्व रखने वाले राजनीतिक दल को क्षेत्रीय राजनीतिक दल कहते हैं। कहने का आशय यह है कि उनका राष्ट्रीय स्तर पर न होकर एक क्षेत्र विशेष में अस्तित्व होता है, वही क्षेत्रीय दल कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेवा क्षेत्र को परिभाषित कीजिए। तो सेवा क्षेत्र को परिभाषित करना है, तो इसमें आपके आंसर है कि परिवहन, संचार, वित्त, बीमा, संग्रहण, बैंकिंग आदि सेवाएं प्रदान करने वाले क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निवेश क्या है? तो इसका आंसर है कि परिसंपत्तियों जैसे भूमि, भवन, मशीन तथा अन्य उपकरणों की खरीद में व्यय की गई मुद्रा को निवेश कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहते हैं? तो इसका आंसर है कि मानव और दूसरे जीवधारी मिलकर एक जटिल तंत्र का निर्माण करते हैं, जिसे पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कृषि आधारित 2 उद्योगों के नाम लिखिए। तो कृषि आधारित 2 उद्योग आपके चीनी उद्योग और सूती वस्त्र उद्योग। नेक्स्ट आपके आता है खंड ब, जिसमें आपसे लघुत्रात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे और उत्तर शब्द सीमा आपके लगभग 50 शब्द रखनी है। जिसमें आपके चौथा क्वेश्चन पूछा गया पहला है कि अंग्रेज सरकार ने रोलर एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह के विरोध में क्या क्या कदम उठाए? तो अंग्रेज सरकार ने रोलर एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह के विरोध में निम्न कदम उठाए। पहला था कि रैलियों एवं जुलूसों पर रोक लगाई गई। दूसरा, अमृतसर के स्थानीय नेताओं का विरोध किया गया। तीसरा था कि दिल्ली में महात्मा गांधी के प्रवेश पर रोक लगा दी गई। और इस प्रकार आपके ये 2 नंबर का क्वेश्चन था, बहुत ही आसान तरीके से पॉइंटों के साथ पूरा किया गया। नेक्स्ट इसमें आपके 5वां क्वेश्चन आता है कि यूरोप में 14वीं सदी के दौरान पांडुलिपियां किताबों की बढ़ती मांग को पूरा क्यों नहीं कर सकी? तो इसका आंसर है कि हस्तलिखित पांडुलिपियों की नकल उतारना बहुत खर्चीला, श्रमसाध्य तथा समय साध्य का काम था। और पांडुलिपियां प्राय नाजुक होती थी, उनके ल लाने से रख-रखाव में बहुत कठिनाइयाँ थी। उक्त कमियों के कारण ये बढ़ती हुई पुस्तकों की माँग को पूरा नहीं कर सकी, इसलिए इनका अस्तित्व खत्म होता जा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जातीय समूह से क्या आशय है? तो इसका आंसर है कि किसी भी जातीय समूह के सभी सदस्य मानते हैं कि उनकी उत्पत्ति समान पूर्वजों से हुई है और इसी कारण उनकी शारीरिक बनावट और संस्कृति एक जैसी है। अर्थात किसी जाति की शारीरिक बनावट एवं सांस्कृतिक आदर्श समान होते हैं, वे जातीय समूह कहलाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य वह राज्य है जिसका अपना कोई राजकीय धर्म नहीं होता तथा जिसमें सभी नागरिकों को कोई भी धर्म अपनाने की स्वतंत्रता होती है। राज्य धर्म के आधार पर नागरिकों में कोई भेदभाव नहीं करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि धर्मनिरपेक्ष वे राज्य हैं जिसमें धर्म की कोई भेदभाव नहीं और सभी धर्म एक समान माने जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजनीतिक दल जनमत का निर्माण किस प्रकार करते हैं? तो इसका आपका आंसर है कि राजनीतिक दल मुद्दों को उठाते हैं और उन पर बहस करते हैं। विभिन्न दलों द्वारा विभिन्न समस्याओं के बारे में जनता के समक्ष जो अलग-अलग राय रखी जाती हैं, उन्हीं के इर्द-गिर्द ही सम समाज या जनता अपना जनमत बनाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारदर्शिता से क्या आशय है? तो आंसर है इसका राइट कि शासन की उस व्यवस्था को पारदर्शिता कहते हैं जिसके अंतर्गत नागरिक ये पता है ये पता लगा सके कि फैसले लेने के नियमों का पालन हुआ है या नहीं, ये जानने के लिए उसके पास साधन भी उपलब्ध हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव विकास सूचकांक का महत्व बताइए। तो इसका आपके राइट आंसर है कि मानव विकास सूचकांक का महत्व निम्नलिखित है। ये देश के विकास के स्तर का संकेत देता है और इसके माध्यम से जीवन प्रत्याशा, साक्षरता एवं वास्तविक प्रति व्यक्ति आय की जानकारी मिलती है। ये बताता है कि विभिन्न देश मानव विकास की दिशा में कितने अग्रसर हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ संयुक्त उत्पादन से स्थानीय कंपनियों को क्या लाभ होते हैं? कोई 2 लाभ लिखिए। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ संयुक्त उत्पादन से स्थानीय कंपनियों को जो लाभ होते हैं, उनमें से कोई आपको 2 लाभ होते हैं, लिखने हैं। तो इसका राइट आंसर है कि संयुक्त उत्पादन से स्थानीय कंपनियों को निम्नलिखित 2 प्रमुख लाभ होते हैं। पहला लाभ, बहुराष्ट्रीय कंपनियां अतिरिक्त निवेश के लिए धन प्रदान कर सकती हैं, जैसे तीर उत्पादन हेतु मशीन खरीदना। और दूसरा है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां उत्पादन की नवीनतम प्रौद्योगिकी अपने साथ ला सकती हैं। इस प्रकार इसका ये आंसर था। अगला क्वेश्चन है कि ऐसे कोई 2 तरीकों का उल्लेख कीजिए जिनसे प्राय दुकानदार उपभोक्ता का शोषण करते हैं। तो इसका आंसर है कि दुकानदारों द्वारा उपभोक्ताओं से अधिक कीमत वसूल करना और उपभोक्ताओं को कम वज़न देना तथा घटिया वस्तु देना। अगला क्वेश्चन है कि संसाधन से क्या अभिप्राय है? तो इसका आंसर है कि हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य एक संसाधन है। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रकृति से प्राप्त हुए सभी हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति करने वाली वस्तुएँ हैं, जो आर्थिक रूप से संभावित और सांस्कृतिक रूप से मान्य हो वे संसाधन। तो इसमें आपके जैसलमेर में है वो खादीन तथा अन्य क्षेत्रों में जोड़ इसके प्रमुख उदाहरण हैं। यहाँ का भी एक प्रमुख जल स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यापार संतुलन क्या है? ये अनुकूल अथवा प्रतिकूल कब माना जाता है? तो विदेशी व्यापार के 2 घटक होते हैं, आयात और निर्यात। आयात एवं निर्यात के अंतर को व्यापार संतुलन कहते हैं। यदि आयात की अपेक्षा निर्यात की मात्रा अधिक है तो व्यापार संतुलन पक्ष में अर्थात अनुकूल रहता है। इसके विपरीत यदि निर्यात की अपेक्षा आयात की मात्रा अधिक है तो व्यापार संतुलन विपक्ष में अर्थात प्रतिकूल रहता है। अगला आपका आता है खंड से, जिसमें आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें आपके उत्तर शब्द सीमा है लगभग 100 शब्द। तो इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि 16 क्वेश्चन है जो कृषि पैदावार बढ़ाने के लिए सरकार भारतीय किसानों को किस प्रकार सहायता कर रही है? किन्हीं 4 बिंदुओं को स्पष्ट कीजिए। ये 3 नंबर का क्वेश्चन है जो आपको अथवा में भी मिलेगा, दोनों में से कोई ये करना है। तो अथवा में दिया कि भारत में चाय को छोड़कर उगाई जाने वाली 2 रोपण यानी बागानी फसलों के नाम लिखो। गन्ना उत्पादन की आवश्यक दशाएँ भी लिखिए। तो इसका आंसर है कि कृषि उत्पादन में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित उपाय किए गए हैं। पहला है कि संस्थागत सुधार, जिसमें है कि स्वतंत्रता के उपरांत देश के संस्थागत सुधार के लिए स्रोतों की चकबंदी तथा सहकारिता का विकास करना तथा जमींदारी प्रथा का समाप्त करने को प्राथमिकता दी गई है। दूसरा पॉइंट है कि सिंचाई के साधनों का विस्तार, नदियों पर बांध बांधकर कृत्रिम जलाशय बनाकर नहरों द्वारा खेतों तक पानी पहुंचाकर सिंचाई का विस्तार किया गया। सिंचाई सुविधा बढ़ाने के लिए किसानों को ऋण की सुविधा भी प्रदान की गई है। तीसरा पॉइंट है कि रासायनिक उर्वरकों से उत्पादन में वृद्धि, रासायनिक खाद उपलब्ध कराने के लिए कई उर्वरक कारखाने देश के विभिन्न भागों में स्थापित किए गए, साथ ही उर्वरकों का आयात भी किया गया। चौथा पॉइंट है कि फसलों की बर्बादी को रोकना, कीड़ों, नाशक जीवों, फफूंदी, खरपतवार में फसलों को बचाने के लिए कीटनाशक, फफूंदीनाशी तथा खरपतवार नाशक दवाइयाँ उपलब्ध कराकर फसलों को बचाया जाने लगा है। और अथवा का उत्तर है कि चाय के अलावा भारत में उगाई जाने वाली 2 प्रमुख रोपण यानी बागानी फसलें निम्नलिखित है, कॉफी और गन्ना। गन्ना उत्पादन की आवश्यक भौगोलिक परिस्थितियाँ, तो पहले है कि गन्ने की फसल के लिए
21 सेल्सियम से लेकर 27 सेल्सियम तापमान की आवश्यकता होती है। दूसरा पॉइंट है कि ये फसल 75 सेमी से 20 सेमी वार्षिक वर्षा वाली उष्ण और आर्द्र जलवायु में बोई जाती हैं। नेक्स्ट है इसमें कि इसे अनेक मिट्टियों में उगाया जा सकता है। इसके लिए क्षेत्रों में सिंचाई की आवश्यकता होती है और बुआई से लेकर कटाई तक शारीरिक श्रम की भी इसमें भरपूर आवश्यकता होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 17वां क्वेश्चन है कि G77 देशों से आप क्या समझते हैं? G77 को किस आधार पर ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतानों की प्रक्रिया कहा जा सकता है? व्याख्या करें। तो अथवा पूछा कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर 1929 की महाबंदी का क्या प्रभाव पड़ा? तो पहला आपके इसमें कि G77 देशों से आप क्या समझते हैं और G77 को किस आधार पर ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतानों की प्रतिक्रिया कहा जा सकता है? व्याख्या करनी है। तो इन दोनों क्वेश्चनों का हम आंसर देखते हैं कि पहले का आंसर इस प्रकार है कि G77 विश्व के विभिन्न विकासशील देशों का एक ऐसा समूह है जिसने कई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली की स्थापना पर बल दिया है। ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतानों की प्रतिक्रिया 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक विश्व बैंक की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य सदस्य देशों के विदेश व्यापार में लाभ और घाटे से निपटने तथा युद्धोत्तर पुनर्निर्माण के लिए धन की व्यवस्था करना था। G77 के देश भी इसी प्रकार संगठन बनाकर ऐसी आर्थिक प्रगति लागू करना चाहते थे जिसमें उन्हें अपने संसाधनों पर यही नियंत्रण मिल सके, विकास के लिए अधिक सहायता मिले, कच्चे माल की उचित कीमत मिले तथा तैयार माल को विकसित देशों में बेचने का मौका मिले। इस प्रकार G77 को ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतानों की प्रतिक्रिया कहा जा सकता है। कहने का तात्पर्य है कि ये परस्पर सहयोग की भावना रखते हुए एक दूसरे के काम आने के लिए तत्पर थे और ये इसमें विकसित देशों ने युद्धोत्तर से निपटने तथा विदेशी विदेशों में अपने माल को बेचकर लाभ पाने के लिए उन्होंने एक संगठन बनाया था। तो इस प्रकार इसको ब्रेटन वुड्स की संतानों की भी प्रतिक्रिया कहा जा सकता है। अथवा का उत्तर है कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर 1929 की महाबंदी का बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। जैसे 1928 से 1934 के बीच देश के आयात निर्यात घटकर लगभग आधे रह गए थे और जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें गिरने लगी तो यहाँ भी कीमतें नीचे आ गई और शहरी निवासियों के मुकाबले किसानों और काश्तकारों को ज़्यादा नुकसान हुआ। यद्यपि कृषि उत्पादों की कीमतें तेज़ी से गिरी लेकिन सरकार ने लगान वसूली में छूट नहीं दी और सबसे बुरी मार उन काश्तकारों पर पड़ी जो विश्व बाजार के लिए उपज पैदा करते थे। उन्होंने अपनी बेहतर आय हेतु उपज बढ़ाने के लिए कर्जे लिए थे। वे दिनों दिन और कर्जे में डूबते गए। इस महाबंदी से शहरी लोगों की ब्याज किसानों और काश्तकारों को बहुत अधिक नुकसान हुआ। तो इस प्रकार इसका आंसर था कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर 1929 की महाबंदी का क्या प्रभाव पड़ा, तो इसका बहुत ही बुरा और भयानक प्रभाव पड़ा। विशेषकर किसान भाइयों को इसका बहुत ही कठिनाइयों से सामना करना पड़ा। और अगला क्वेश्चन आता है कि शासन के संघीय और एकात्मक स्वरूपों में क्या-क्या मुख्य अंतर है? कोई 3 अंतर बताइए। और अथवा पूछा गया कि भारत सरकार के तृतीय क्षेत्र की किन्हीं 4 विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। तो पहले का आंसर देखते हैं कि संघीय शासन व्यवस्था में 2 स्तर पर सरकारें होती हैं और सत्ता के इन दोनों स्तर की सरकारें अपने-अपने स्तर पर स्वतंत्र होकर अपना कार्य करती हैं। इसमें राज्य प्रांतीय सरकारों को भी शक्तियाँ संविधान से प्राप्त होती हैं, जबकि एकात्मक शासन व्यवस्था में शासन का एक ही स्तर होता है और प्रांतीय सरकारें उनके अधीन होकर अधीन होकर काम करती हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि जहाँ पर राज्य सरकारें वो संघीय शासन हो, जहाँ पर राज्यों को भी अपने स्वतंत्र अस्तित्व होता है, वो अपने आप ही अपने स्तर पर काम कर सकती हैं। जबकि एकात्मक शासन व्यवस्था में शासन का स्तर भी एक ही होता है, वहाँ का हेड एक होता है और सभी राज्यों को उनके अधीन रहकर काम करना पड़ता है। और नेक्स्ट है कि एकात्मक शासन में केंद्रीय सरकार प्रांतीय सरकार को आदेश दे सकती है, लेकिन संघीय व्यवस्था में केंद्रीय सरकार राज्य या प्रांतीय सरकार को कुछ खास करने का आदेश नहीं दे सकती। एकात्मक शासन में प्रांतीय सरकारें अपने कार्यों के लिए केंद्रीय सरकार के प्रति जिम्मेदार होती हैं, जबकि संघीय व्यवस्था में प्रांतीय सरकारें अपने कार्यों के लिए केंद्रीय सरकार के प्रति जिम्मेदार नहीं होती हैं। इसमें दोनों ही सरकारें अपने-अपने स्तर पर लोगों के प्रति जवाबदेह होती हैं। और अथवा का उत्तर है कि भारतीय शासन व्यवस्था में सरकार के तृतीय स्तर से स्थानीय शासन की संस्थाओं से है। इसकी 4 विशेषताएं निम्नलिखित हैं। इन संस्थाओं के सदस्य तथा पदाधिकारियों के पदों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटें आरक्षित होती हैं। इनमें 1/3 सीटें महिलाओं के लिए भी आरक्षित की गई हैं और सभी स्थानीय संस्थाओं के सदस्यों के चुनाव के लिए राज्य चुनाव आयोग की व्यवस्था की गई है और राज्य सरकारें अपनी आय का एक भाग विकास कार्य के लिए इन संस्थाओं को देती हैं। इस प्रकार इसका आंसर था। और अगला क्वेश्चन है कि क्या आप मानते हैं कि आर्थिक गतिविधियों का प्रारंभ
प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र में विभाजन की उपयोगिता है? व्याख्या कीजिए कि कैसे? और अथवा है कि मनरेगा 2005 के उद्देश्यों की व्याख्या करनी है आपको। तो पहले को हम मानते हैं कि आर्थिक गतिविधियों की प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र में विभाजन की उपयोगिता है। इसके आधार पर कि विभिन्न आर्थिक गतिविधियों को सरलता से वर्गीकृत किया जा सकता है। इस विभाजन के आधार पर कि देश की राष्ट्रीय आय अथवा राष्ट्रीय उत्पादन की गणना भी आसानी से की जा सकती है तथा विभिन्न क्षेत्रों में श्रमिकों की संख्या का पता आसानी से लगाया जा सकता है। इस विभाजन की सहायता से ही राष्ट्रीय आय में विभिन्न क्षेत्रों में योगदान का पता लगाया जा सकता है। अतः यह विभाजन अति आवश्यक और उपयोगी है। अथवा का आंसर है कि भारत में केंद्र सरकार ने भारत के लगभग 625 जिलों में काम का अधिकार लागू करने के लिए कानून बनाया था। इसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा 2005 कहते हैं। तो भारत में केंद्र सरकार ने 625 जिलों में काम करने का अधिकार लागू किया है और इस महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 कहते हैं। इस कानून के तहत ही ग्रामीण क्षेत्रों में उन सभी लोगों को जो काम करने में सक्षम हैं तथा जो काम करना चाहते हैं उन्हें सरकार द्वारा 1 वर्ष में 100 दिनों के रोजगार की गारंटी दी गई है। तो अब यहाँ पर 100 के जगह 125 कर दिया गया है। तो यही इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। यदि सरकार रोजगार उपलब्ध कराने में असफल रहती है तो लोगों को बेरोजगारी भत्ता देगी। इस अधिनियम में उन कार्यों को वरीयता दी गई है जिसमें भविष्य में भूमि से उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी। तो ये इसका आंसर था और अगला क्वेश्चन है कि खंड ड आता है और इसमें आपके निम्नात्मक क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसकी उत्तर शब्द सीमा होगी जो आपके लगभग 200 से 250 शब्द होंगे और ये क्वेश्चन आपके 4 नंबर के रहने वाले हैं। तो इसमें आपके क्वेश्चन है बीसा की निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। 4 नंबर का बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो इसमें 2 विषय दिए गए जिनमें से टिप्पणी करनी है। तो पहला है कि भारत में साख और साख के अनौपचारिक स्रोतों के दोष, दूसरा है स्वयं सहायता समूह का महत्व और अथवा में दिया गया है कि साख की 2 विभिन्न स्थितियां बताइए, बैंकों से ऋण लेने की आवश्यक शर्तों का उल्लेख कीजिए। तो पहला है कि साख के अनौपचारिक स्रोतों के दोष हानियां निम्न प्रकार हैं। तो पहला है कि भारत में अनौपचारिक स्रोतों द्वारा उचित दर पर ऋण दिया जाता है और ये उदार कर्जदाताओं की आय बढ़ाने का काम कम ही कर पाता है और अनौपचारिक स्रोतों द्वारा अत्यंत कठोर शर्तों पर ऋण दिया जाता है और ऋण न चुकाने की स्थिति में ऋणदाता कृषकों का अनाज सस्ते में खरीद लेते हैं तथा कई बार उनसे अपने खेतों या घरों पर बिना वेतन कार्य करवाते हैं। अनौपचारिक स्रोतों द्वारा ऋण लेने पर ऋणी ऋण जाल में फंस जाता है। स्वयं सहायता समूह के महत्व को निम्न बिंदुओं से स्पष्ट किया जा सकता है। तो अनौपचारिक स्रोतों द्वारा ऋण लेने पर ऋणी एक ऋण के जाल में फंस जाता है। तो इस प्रकार अनौपचारिक स्रोत एक बहुत ही बुरे स्रोतों में जबकि औपचारिक स्रोत को हम यहाँ पर वरीयता देते हैं। और अगला है कि स्वयं सहायता समूह के महत्व को निम्न बिंदुओं से स्पष्ट किया जा सकता है कि तो इसमें आपके स्वयं सहायता समूह कर्जदारों को ऋणदार की कमी की समस्या से उबारने में मदद करते हैं। सदस्यों को समानुसार विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं के लिए एक उचित ब्याज दर पर ऋण मिल जाता है। स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को छोटी छोटी आवश्यकताओं हेतु अनौपचारिक स्रोतों पर निर्भर नहीं होना पड़ता तथा साहूकारों एवं महाजनों के शोषण से उन्हें मुक्ति मिलती है। इससे न केवल महिलाएं आर्थिक रूप से स्वावलंबी हो जाती हैं बल्कि समूह की नियमित बैठकों के जरिए लोगों को एक आम मंच मिलता है जहाँ वे तरह तरह के सामाजिक विषयों जैसे स्वास्थ्य, पोषण और घरेलू हिंसा इत्यादि पर आपस में चर्चा कर पाती हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपके एक बहुत ही शानदार वर्ड आया हुआ है कि स्वावलंबी। तो आपको इसका आशय बताना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कि स्वावलंबी का क्या मतलब होता है। और अगला पॉइंट है कि इसके अलावा ये समूह ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों और संगठित करने में मदद करते हैं। और अथवा का उत्तर है कि साख की 2 स्थितियाँ, साख की 2 विभिन्न स्थितियाँ हैं। तो पहली है सकारात्मक साख की स्थिति और दूसरी साख की नकारात्मक स्थिति। तो पहले हम देखते हैं सकारात्मक साख की स्थिति। जब ऋण लेने से व्यक्ति की आय बढ़ती है। सकारात्मक साख की स्थिति ये है, उदाहरण के लिए सलीम उत्पादन के लिए कार्यशील पूंजी की ज़रूरत को ऋण के द्वारा पूरा करता है। ऋण उससे उत्पादन के कार्यशील खर्चों तथा उत्पादन को समय पर पूरा करने में मदद करता है और वह अपनी कमाई को बढ़ा पाता है। इस प्रकार ऋण का साख एक सकारात्मक भूमिका निभाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब कोई ऋण लेकर अपने रोजगार में अपने आय को बढ़ोतरी कर पाए तो वे होती है साख की सकारात्मक स्थिति। और दूसरी है कि नकारात्मक साख स्थिति। जब ऋण कर्जदार को ऐसी परिस्थिति में धकेल देता है जहाँ से वे बाहर निकल पाना काफ़ी कष्टदायक होता है। इसे आम भाषा में कर्ज जाल कहा जाता है।
इसमें ऋणी ऋण के भुगतान में अपनी स्वयं की संपत्ति भी खो देता है। इसे एक शाह की नकारात्मक स्थिति कहा जाता है। बैंकों से ऋण लेने की आवश्यक शर्तें ऋणदार और विशेष कागजातों की ज़रूरत पड़ती हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि शाह की नकारात्मक स्थिति वह है जहाँ पर वे ऋण लेकर एक ऐसे ऋण जाल में फँस जाता है जिसे वो कभी चुका भी नहीं पाता और उसे अपनी धन संपत्ति जो भी थी वो उसे खोनी पड़ती है। इससे निकलना भी एक कष्टदायक है। तो बैंक से कर्ज लेने से पहले व्यक्ति को बैंक को अपनी आय के प्रमाणिक स्रोत दिखाने पड़ते हैं। इसके अतिरिक्त उसे ऋणदार देना पड़ता है। जैसे गृह ऋण के लिए मेघा ने बैंक को अपने वेतन तथा नौकरी संबंधी रिकॉर्ड प्रस्तुत किया और बैंक ने नए घर के सभी कागजात ऋणदार के रूप में रखकर ऋण दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षेप में वर्णन कीजिए। और अथवा में दिया कि राष्ट्रवाद की प्रथम स्पष्ट अभिव्यक्ति 1799 की फ्रांसीसी क्रांति से प्रारंभ हुई थी। स्पष्ट करें। तो जर्मनी का एकीकरण वियना कांग्रेस द्वारा जर्मनी के 39 राज्यों का एक शिथिल जर्मन संघ बनाया गया। एक जर्मन राष्ट्र सभा की स्थापना की गई जिसका अध्यक्ष ऑस्ट्रिया के सम्राट को बनाया गया। इससे जर्मन लोगों ने घोर असंतोष व्यापक था। जर्मनी के राष्ट्रवादियों ने 1815 में जर्मनी के एकीकरण के प्रयास शुरू कर दिए जिनका वर्णन निम्नलिखित बिंदु के अंतर्गत किया जा सकता है। तो पहला बिंदु है हमारे जोल्वेराइन की स्थापना। तो 1834 ईस्वी में पर्सा की पहल पर जोल्वेराइन नामक एक शुल्क संघ की स्थापना की गई। तो आपको यहाँ पर छोटे तौर पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जोल्वेराइन नामक एक शुल्क संघ की स्थापना कब की गई? तो आपके 1834 में इसकी स्थापना की गई, जिसमें अधिकांश जर्मन राज्य सम्मिलित हो गए। इस संघ ने शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया तथा मुद्राओं की संख्या केवल 2 कर दी, जो पहले 30 से ऊपर थी। इसके अलावा रेलवे के जाल में गतिशीलता बढ़ी और आर्थिक हितों को राष्ट्रीय एकीकरण का सहायक बनाया। इस प्रकार जोल्वेराइन से जर्मन राज्यों में राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ। इसने भविष्य में पर्सा के नेतृत्व में जर्मनी के राजनीतिक एकीकरण का मार्ग प्रशस्त कर दिया। दूसरा पॉइंट है कि फ्रैंकफर्ट की संसद संपूर्ण जर्मनी के लिए एक नवीन संविधान बनाने के लिए 18 मई 1948 को फ्रैंकफर्ट संसद के 831 निर्वाचित सदस्यों की एक बैठक हुई। उन्होंने एक जर्मन राष्ट्र के लिए एक संविधान का प्रारूप तैयार किया। इस राष्ट्र की अध्यक्षता एक ऐसे राजा को सौंपी गई जिसे जिसे संसद के अधीन रहना था। जब प्रतिनिधियों ने पर्सा के राजा फ्रेडरिक विल्हेम चतुर्थ को ताज पहनाने की कोशिश की तो पर्सा के सम्राट द्वारा जर्मन राज्यों का राजमुकुट धारण करना स्वीकार न करने के कारण वैधानिक तरीकों से जर्मनी के एकीकरण के प्रयासों पर पानी फिर गया। तीसरा पॉइंट है कि बिस्मार्क का योगदान। सन 1862 में पर्सा के सम्राट विलियम प्रथम तथा उसके प्रधानमंत्री ओटो वॉन बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण में आंदोलन का नेतृत्व संभाला। तो बिस्मार्क ने पर्सा की सेना तथा नौकरशाही की सहायता ली। उसने लौ और रक्त की नीति अपनाते हुए 7 वर्ष की अवधि में 1834 में डेनमार्क को, 1866 में ऑस्ट्रिया को तथा 1870 में फ्रांस को युद्धों में पराजित कर दिया और जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया पूरी की। तो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि लौ एवं रक्त की नीति किसने अपनाई? तो बिस्मार्क ने लौ एवं रक्त की नीति अपनाई। तो उसने लौ एवं रक्त की नीति अपनाते हुए कितने वर्ष में जर्मनी के एकीकरण को पूरा किया? तो 7 वर्ष की अवधि में। तो 1864 में आपके डेनमार्क को, 1866 में आपको ऑस्ट्रिया को तथा 1870 में फ्रांस को युद्धों में पराजित कर दिया और जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया पूरी की। 18 जनवरी 1871 को बिस्मार्क ने वर्साई के शीश महल में पर्सा के सम्राट विलियम प्रथम को नवीन जर्मन जर्मन साम्राज्य का सम्राट घोषित किया। तो सम्राट विलियम को प्रथम को 18 जनवरी 1871 को बिस्मार्क ने जर्मन साम्राज्य का सम्राट घोषित कर दिया। और अथवा का उत्तर है कि यूरोप में राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति। यूरोप में राष्ट्रवाद की प्रथम स्पष्ट अभिव्यक्ति सन 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई। जैसे फ्रांस के लोगों में सामूहिक पहचान की भावना पैदा की। इस क्रांति में फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने प्रारंभ से ऐसे अनेक कदम उठाए जिससे फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान की भावना उत्पन्न हो सकती थी। जैसे फ्रांसीसी क्रांतिकारियों के पितृभूमि और नागरिक जैसे विचारों ने एक संयुक्त समुदाय के विचार पर बल लिया जिसे एक संविधान के अंतर्गत समान अधिकार प्राप्त थे। और एक नया फ्रांसीसी झंडा तिरंगा चुना गया जिसने पहले के राष्ट्रध्वज की जगह ले ली। और स्टेट जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों के समूह द्वारा किया जाने लगा और उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। और नई स्तुतियाँ रची गई, शपथें ली गई, शहीदों का गुणगान हुआ और ये सब राष्ट्र के नाम पर हुआ। एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई जिसमें
अपने भूभाग में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाए, आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिए गए और भार तथा मापने की एक समान व्यवस्था लागू की गई। पेरिस की फ्रेंच बोली को राष्ट्र की भाषा बनाया गया। तो इसको पेरिस की फ्रेंच बोली को राष्ट्र की साझा भाषा बनाया गया। और क्रांतिकारियों का लक्ष्य यूरोप के अन्य अन्य लोगों को राष्ट्रों में गठित होने में मदद करना। फ्रांसीसी क्रांतिकारियों का प्रमुख लक्ष्य यूरोप के लोगों को निरंकुश शासकों से मुक्त कराना था, अर्थात फ्रांस यूरोप के अन्य लोगों को राष्ट्रों में गठित होने में मदद देगा। जब फ्रांस की घटनाओं की खबर यूरोप के विभिन्न शहरों में पहुंची तो छात्र तथा शिक्षित मध्य वर्ग के सदस्य जैको जैकोबिन क्लबों की स्थापना करने लगे। तो इस खबर को सुनकर शिक्षित और मध्यम वर्ग के लोग जैकोबिन क्लबों की स्थापना करने लगे। उनकी गतिविधियां और अभियानों ने उन फ्रेंच सेनाओं के लिए रास्ता तैयार किया जो 1790 के दशक में हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली के बड़े इलाकों में घुसी। इस प्रकार क्रांति युद्धों के शुरू होने के साथ ही फ्रांसीसी सेनाएं राष्ट्रवाद के विचारों को विदेशों में ले जाने लगा। क्रांति के बाद परिणाम। जब कोई क्रांति होती है तो उसके परिणाम भी होते हैं। तो राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति। इस क्रांति के बाद नेपोलियन ने प्रशासनिक क्षेत्रों में जिन क्रांतिकारी सिद्धांतों को सम्मिलित किया वे राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति थे। जैसे सन 1804 में नेपोलियन ने एक नागरिक संहिता का निर्माण किया था जिसमें जन्म पर आधारित विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। इस नागरिक संहिता में कानून के समक्ष समानता एवं संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित रखने की बात कही गई थी। कुलीन वर्ग को प्राप्त विशेषाधिकारों की समाप्ति के पश्चात शिक्षित एवं उदारवादी मध्य वर्ग के बीच राष्ट्रीय एकता के विचारों को अधिकार प्रचार प्रसार हुआ विचारों का अधिक प्रचार प्रसार हुआ था। तो अगला नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन है भाई साहब, जिसमें आपको मानचित्र से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसमें आपको अथवा में भी क्वेश्चन मिलेगा। तो ये 4 नंबर का क्वेश्चन है और 4 विकल्प होंगे जो आपको भारत के मानचित्र में बहुत अच्छे तरीके से भरने होंगे। तो पहले में विकल्प है बोकारो, कोरबा, झरिया, तलचर और अथवा वाले में काकरापारा, केगा, सतपुड़ा, बरौनी। तो इसका आंसर देखते हैं। पहले में बोकारो और झरिया ये तो है आपके झारखंड में, तलचर है आपके उड़ीसा में और कोरैया है आपके छत्तीसगढ़ में। और नेक्स्ट जो अथवा में था उसका आंसर इस प्रकार है, जिसमें बरौनी है वो आपके बिहार में है, सतपुड़ा आपके एमपी में है और काकरापारा आपके गुजरात में है और केगा आपके कर्नाटका में। तो इस प्रकार ये आपका मैप था जिसमें 4 विकल्प होंगे और आपको सटीक तरीके से भरकर आपके अपने 4 नंबर पक्के करने हैं। तो साथियों, आपको सेशन अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, अपने मित्रों तक पहुंचाइए और वीडियो को लाइक कीजिए। और इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप RBSC 6 to 12 को ज्वाइन कीजिएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले एक नेक्स्ट मॉडल पेपर के साथ नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।